हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इससे पहले हम पॉलिटी में क्वेश्चन नंबर 50 तक बात कर चुके थे शासन प्रणाली में। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ए में लिखा गया है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। और कारण है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। अब क्वेश्चन में है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। और ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है और आर सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और दोस्तों, ये यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन, अभी पिछले वर्ष आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अब दोस्तों, इसमें डिटेल में लिखा है, भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने के इसके गुण के कारण ही इसे अर्ध संघात्मक कहा जाता है। और भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों यथा अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 और 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन एवं कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 52 है। दोस्तों, कथन और कारण का क्वेश्चन ये भी है। कथन में है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है और कारण है, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। अब ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। और बी है, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और दोस्तों, ये यूपी पीसीएस 2007 में आया हुआ है, प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति के दौरान पूर्णता रूप से परिवर्तित किए जा सकने वाला कहा गया है। दोस्तों, यह ऊपर ही अभी हम आपसे पढ़े थे। और दोस्तों, यह न पूर्णता एकात्मक और ना ही इसे अर्थांगात्मक कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 53 है। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है संघीय, ऑप्शन नंबर बी है एकात्मक और ऑप्शन नंबर सी है संसदीय और ऑप्शन नंबर डी है प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक और ऑप्शन नंबर ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, या तो उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा या तो उपर्युक्त में से एक से अधिक होंगे। और दोस्तों, ये बीपीएससी प्री में 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। पहला है जी ऑस्टिन ने, दूसरा है केसी व्हीयर ने और तीसरा है सर आइवर जेनिंग्स ने और ऑप्शन नंबर डी है डी बसु ने। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी ऑस्टिन ने इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। दोस्तों, केसी व्हीयर ने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। और दोस्तों, ये यूपी पीएससी 2010 और 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में निम्न में से किसका है। पहला है, भारतीय संविधान
अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये किसने कहा था? कथन पहला है बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन नंबर बी है एम पी पायली और ऑप्शन नंबर सी है एलेक्जेंड्रोविक्स और ऑप्शन नंबर डी है केसी वियर। दोस्तों ये यूपीपीएस 2005 में आया हुआ ये क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, केसी वियर ने कहा था। अब देख सकते हैं भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपर्युक्त केसी वियर का है। अब क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, निम्न में से किस एक कथन सही है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ऑप्शन नंबर ए है डी वसु और ऑप्शन नंबर बी है के एम मुंशी और ऑप्शन नंबर सी है बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन नंबर डी है ए के अय्यर। यहाँ पर दोस्तों यह किसका कथन है? दोस्तों ये यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस में आया हुआ 2008 में क्वेश्चन है और यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर का यह कथन है। अब क्वेश्चन नंबर 58 है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? दोस्तों यहाँ पर हर्बर्ट साइमन ने इन्होंने स्वीकार कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हर्बर्ट ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया है, जबकि ड्वाइट वाल्डो और फ्रैंक मेरनी और एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। ठीक है, वहीं कुछ अस्वीकार करने वाले लोग थे और वहीं कुछ स्वीकार करने वाले लोग थे मिथकों और कहावतों को। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? पहला है यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है और दूसरा है यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है और सी है यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा और ऑप्शन नंबर डी है यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। और दोस्तों यह यह IAS प्री में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? पहला है फ्रेड डब्ल्यू रिग्स और दूसरा है फ्रैंक मेरनी और सी है एल्टन मेयो और डी है गेबलर ऑसबॉर्न। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देख सकते हैं विकास प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रेड डब्ल्यू रिग्स संबंधित हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट और इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित हैं जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? पहला है हर्बर्ट साइमन और ऑप्शन नंबर बी है पॉल एच एपलबी और सी है सर जोसिया स्टाम्प्ट और डी है हेनरी फेयोल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर हेनरी फेयोल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये दोस्तों झारखंड PCS 2016 में वो भी मेंस में आया हुआ यह क्वेश्चन है। तो दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से इसका उत्तर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों यह कथन W.B. डॉनहम द्वारा दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, W.B. डॉनहम द्वारा यह कथन दिया गया था। और दोस्तों ये भी झारखंड PCS 2016 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 63 है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? पहला है
एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, और दूसरा है सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, और तीसरा है सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, और ऑप्शन नंबर डी है एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो दोस्तों यह इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किनको विधि के समान के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। अब 4 दिए हैं, पहला है शक्तियों का परिसीमन, और दूसरा है विधि के समक्ष समता, और तीसरा है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, और चौथा है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से कौन सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। पहला है शक्तियों का परिसीमन, दूसरा है विधि के समक्ष समता, और चौथा है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये दोस्तों IAS प्री 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप इसका डिटेल में देख सकते हैं। प्रो डायसी ने 1885 ईस्वी में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के निम्न 3 लक्षण दिए हैं। पहला लक्षण है विधि की सर्वोपरिता। इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति के केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है। और दूसरा रूप है विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि के लिए सभी समान हैं और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। और तीसरा लक्षण क्या है, विधिक भावना की प्रबलता। इसका तात्पर्य है कि संविधान के सामान्य सिद्धांतों, व्यक्तियों के अधिकार, स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिमाण है। और इसमें यह भी लिखा है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है। और इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और लिखा है संवैधानिक सरकार वह है पहला जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, और दूसरा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखना है उपर्युक्त में से कौन सा सही है, केवल एक सही है या दोनों सही हैं, या दोनों में से कोई नहीं सही है, या केवल 2 के दोनों सही हैं। और दोस्तों ये IAS प्री 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, और वो भी संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा ही सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर परिभाषा से पूछा है संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर संवैधानिक सरकार का अर्थ अगर परिभाषा से पूछा जाएगा तो सीमित सरकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये भी दोस्तों IAS प्री में 2020 में रिसेंट अभी पिछले साल ही आया हुआ यह क्वेश्चन है। और दोस्तों इसका आप डिटेल भी देख सकते हैं। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं इनके तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका डिटेल था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 में दोस्तों ये है राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, और ऑप्शन नंबर बी है नियंत्रण का अभाव, और ऑप्शन नंबर सी है इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, और ऑप्शन नंबर डी है
स्वयं को पूर्णता विकसित करने का अवसर। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वयं को पूर्णता विकसित करने का अवसर। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये भी दोस्तों IAS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है और जो कि 2019 में आया हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि सारा का सारा क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए और घटना चक्र अगर नहीं खरीदे हैं पॉलिटी पूर्वावलोकन का तो खरीद लीजिए। और हम अपने PDF पे भी इसको डालेंगे, PDF के फॉर्म में हम आपको इसको देंगे अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक पे, तो वहाँ से भी आप दोस्तों इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है आप घटना चक्र पढ़िए, चाहे जहाँ से पढ़िए, चाहे खरीद के पढ़िए, चाहे आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि घटना चक्र में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से लगभग सारे के सारे क्वेश्चन फंसते हैं, जिससे कि आपका कोई सा भी एग्जाम है क्रैक हो जाएगा यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें पहला है विशेषाधिकारों का अभाव है, दूसरा है अवरोधों का अभाव है, और तीसरा है प्रतिस्पर्धा का अभाव है, और चौथा है विचारधारा का अभाव है। दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं IAS प्री 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विशेषाधिकारों का अभाव है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ अर्थ यह भी है इसमें विशेषाधिकारों का अभाव होना। ठीक है, यहाँ पर विशेषाधिकारों का अभाव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? पहला है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, और दूसरा है अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, और तीसरा है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, और चौथा है उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है केवल तीसरा सही है, और ऑप्शन नंबर बी है केवल तीसरा और चौथा सही है, ऑप्शन नंबर सी है केवल दूसरा तीसरा तथा चौथा सही है, और ऑप्शन नंबर डी है केवल पहला तीसरा और चौथा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल तीसरा सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है। आप यहाँ पर आप इसका डिटेल भी देख सकते हैं देख सकते हैं डिटेल में दोस्तों। किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही यानी कि सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति यानी कि पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी समयावधि का उल्लेख नहीं है। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति के पास 10 दिन का एक टाइम दिया जाता है, और लेकिन जो भारतीय राष्ट्रपति हैं इनके पास समयावधि का कोई भी उल्लेख नहीं किया जा सकता। ये मतलब कितने भी टाइम तक ये इसका समय ले सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं, भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास तथा अमेरिका में राज्यों के पास है। दोस्तों जो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं ये केंद्र के पास निहित होती हैं, और जो अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं ये राज्यों के पास निहित होती हैं। और इसमें यह भी लिखा हुआ है अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्षता निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से अभीष्ट उत्तर ए सही होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? पहला है शासन में नैतिकता, और दूसरा है नागरिक केंद्रित प्रशासन यानी कि शासन का केंद्र बिंदु, और तीसरा है ई शासन को बढ़ावा देना, और चौथा है स्थानीय शासन। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर झारखंड PCS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, और यह दोस्तों 2017 में आया हुआ है, और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नागरिक केंद्रित प्रशासन यानी कि शासन का केंद्र बिंदु। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप यहाँ पर इसका डिटेल भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु,
में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख भी है इसमें। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा है भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों का आवश्यक माना गया है? पहला है अंतरराज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, और ऑप्शन नंबर बी है वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन नंबर सी है एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं उत्तराखंड पीसीएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये प्री में आया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी के सभी सही हैं इसमें, यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा अंतरराज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, और यहाँ पर ये भी सही होगा वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, और तीसरा भी सही होगा एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु उपरोक्त सभी संस्थानों को आवश्यक माना गया है। अंतरराज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं केंद्र एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं, जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतरराज्य परिषद का उल्लेख है। दोस्तों यहाँ पर 263 में अंतरराज्य परिषद का भी उल्लेख हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्यों के आपस में अथवा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाता है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने आदि के लिए अनुच्छेद 280 के तहत, दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिससे उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और इसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का भी उल्लेख किया गया है, जो संघ और राज्यों दोनों के लिए है। अब देख सकते हैं दोस्तों अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का भी उल्लेख किया गया है, जो संघ और राज्यों के लिए दोनों के लिए होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? यहाँ पर ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और दोस्तों यहाँ पर ये 2008 में आया हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यह कौन से वर्ष ये खिसकी? 1980 में, 1980 के दशक में ये दोस्तों संसदात्मक व्यवस्था से केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी थी 1980 में। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यद्यप 1960 और 70 के दशक से ही यहाँ पर आप ये लिखा हुआ है, यद्यप 1960 और 70 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था। ठीक है, यानी कि 1960 और 70 में देश के जो और राज्य थे उसमें जो है विपक्ष पार्टियां भी बनने लगी थी, और भी पार्टियां नई पार्टियां बनकर उभरने लगी थी, और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए थे। यानी कि जो अभी तक के 1960 और 70 के दशक में जो कांग्रेस जिस पर जो राज्य पे शासन करती थी, जहाँ पर उनका कानून चलता था, वो वहाँ से कुछ राज्यों को जो है वो गंवा चुकी थी। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक यानी कि 1971 से 1980 के बीच ही खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा।
यानी कि उस टाइम जो है जब ये यहाँ पर ये खिसकी 1980 के दशक में जो है केंद्रीयता से संघवाद की ओर जब ये खिसकी, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में बहुत से जगह यानी कि बहुत से राज्यों में इनका बहुमत भी ये अपना खो चुके थे। जैसे आज प्रेजेंट टाइम में ये अपना बहुमत खो चुके हैं, कहीं के नहीं रहे हैं। तो दोस्तों ये ऐसा स्थिति उस टाइम भी होने लगा था धीरे धीरे। तो दोस्तों ये आज यहाँ पर शासन प्रणाली ख़त्म हुआ है। तो अब आगे से नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, आप जो है यूपीएसआई की अगर तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते भी रहिए। और कुछ दोस्त तो हमको ये मूल विधि के लिए भी कह रहे हैं। तो दोस्तों अभी मूल विधि के लिए थोड़ा सा हमारे पास हम है नहीं जहाँ पर हमको होना चाहिए, इस हिसाब से इसीलिए हम मूल विधि का कोई टॉपिक अभी आपको कवर नहीं करा पा रहे हैं। उसके लिए दोस्तों हम आपसे बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हैं। जैसे ही हमको इस वीक छुट्टी मिलेगा, इसी वीक हम जाके जो है नेक्स्ट वीक से हम आपको मूल विधि का भी लेक्चर, जितना भी मूल विधि से रिलेटेड है, जितनी भी धाराएं हैं और जितने भी उसमें पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो उसमें आए हुए हैं मूल विधि में, सारे के सारे दोस्तों हम एक हफ्ते में कवर करा देंगे। आप उसका टेंशन मत लीजिए। और मैथ और रीजनिंग पे आप फोकस कीजिए, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे तरीके से फोकस कीजिए, क्योंकि जो मार्क्स गेनिंग होता है मैथ और रीजनिंग ही होता है। और बाकी टाइम में आप मूल विधि और ये पॉलिटी और जीएस हिंदी आप कवर कर लेंगे, लेकिन लास्ट टाइम में दोस्तों मैथ आप कवर नहीं कर सकते, खास करके मैथ और रीजनिंग दोस्तों आप निरंतर करते रहिए। थोड़ा थोड़ा ही क्वेश्चन लगाइए, लेकिन रेगुलर में आप उसको रखिए, तभी आपको वो जो है लास्ट में कवर हो पाएगा। और उसमें थोड़ा बहुत आप ये भी बना लीजिए कि फार्मूला वगैरह कुछ लिख लीजिए, जिससे कि आपको लास्ट में जब रिवीजन करें तो वो फार्मूला ही दे के आप कंसेप्ट वाइज आप तैयार कीजिए, जिससे कि एक से मतलब आप 10 से 15 सेकंड में एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।